हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हमारे चैप्टर का नाम है जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्सेज। बड़ा ही इजी चैप्टर है आपका ये, बस आप एक बार सुन लेना पूरे वीडियो को, आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। देखो, वाटर रिसोर्सेज में सबसे पहले बात की गई है वाटर के टाइप्स की, कि पूरी धरती जो है इस पर कितने टाइप का पानी है। देखो, जो भी पानी हमें धरती के ऊपर मिलेगा वो क्या है, वो धरती वाला पानी है यानी कि धरातलीय पानी है। इंग्लिश में बोलेंगे सरफेस वाटर, यानी कि धरती के सरफेस पे हमें जो भी पानी दिखता है वो क्या है, सरफेस वाटर। यही है पहला टाइप, बिल्कुल सिंपल। देखो, धरती के ऊपर क्या क्या देखने को मिलता है, तालाब हैं, तालाब के अलावा नदियां हैं, झरने हैं, यानी कि वो सारा पानी जो कि धरती के ऊपर है, ठीक है, ज़मीन से ऊपर है। ठीक है, पहला टाइप तो हुआ यही धरातलीय जल। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, वो पानी जो ज़मीन के नीचे है। बिल्कुल सिंपल सी बात, आप सभी को पता है, आप कुओं से अगर पानी निकालते हो तो क्या है, वो अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे हो आप। अगर आप ट्यूबवेल लगा के पानी निकालते हो तो वो अंडरग्राउंड वाटर बाहर आ रहा है। तो पानी जो है ज़मीन के ऊपर भी है और ज़मीन के नीचे भी है, तो यही दोनों टाइप बन गए। पहला क्या है, सरफेस वाटर। उसके बाद ज़मीन के नीचे से भी हम पानी निकालते हैं, क्योंकि ज़मीन के नीचे भी पानी गया होता है, तो ज़मीन के नीचे भी बहुत सारा पानी है। उस पानी को हम कैसे निकालते हैं, हमारे घरों में समरसीबल भी लगाते हैं हम, ठीक है, जिसमें कि पाइप ज़मीन में डालते हैं और मोटर से हम पानी बाहर खींच लेते हैं। खेतों में ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं जिनसे कि वहाँ से अंदर से पानी खींचा जाता है। कुएं बनाए जाते हैं, कुओं का पानी भी ज़मीन के नीचे से ही आता है। दो टाइप हुए अभी तक वाटर के, पहला क्या है सरफेस वाटर, दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर। जो पानी धरती के ऊपर है उसे बोलेंगे धरातलीय जल यानी कि सरफेस वाटर, और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे बोलेंगे भौम जल। ठीक है, दोनों नाम आप याद रखना। अब देखो, इसमें तीसरे टाइप का और जल हमें ज़मीन पे मिलता है। देखो, हम इसमें जो समुद्र है वो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि समुद्र तो है ही पानी अलग। हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में सिर्फ ज़मीन के ऊपर मिलने वाला पानी। देखो, ज़मीन के ऊपर झील, तालाब, ये चीज़ें हमें मिलती हैं, कुएं वगैरह सब मिलते हैं ना। तो दो टाइप हमने पढ़े। तीसरा टाइप है हमारा लैगून, झीलें। ठीक है, अब लैगून क्या है, हिंदी में भी लैगून होगा, इंग्लिश में भी लैगून होगा। लैगून देखो ऐसी झील होती हैं जो कि कभी पुराने टाइम पे समुद्र के पानी भरने से बन गई हैं, पर आज वो अलग से झील बनी हुई है, समुद्र का कोई इंटरफेयर नहीं है उसमें। जैसे मान लो कोई रास्ता था समुद्र के पास से, वहाँ से पानी जा जाकर कोई जगह खाली थी कहीं पे, तो वहाँ पे वो पानी भरा, तो उससे क्या हुआ, वो वहाँ पे झील बन गई। और कुछ समय बाद जो है, आपको पता है ज़मीन में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, मिट्टी वगैरह जम जाती है जगह पे, ज़मीन खिसकती रहती है थोड़ी बहुत, तो उससे क्या हुआ, वो झीलें बन गई और जो जिस रास्ते से समुद्र का पानी आया था वो रास्ता बंद हो गया। ठीक है, तो वो अलग से झील बन गई, वो समुद्र से कोई कनेक्शन नहीं है उसका। ऐसी झील को बोलते हैं लैगून झील। अब आप खुद बताओ, इसमें मीठा पानी होगा या खारा पानी होगा। जब समुद्र से भरा हुआ पानी है वो कभी किसी टाइम पे, तो सीधी सी बात है वो खारा पानी हो, क्योंकि समुद्र का पानी हमेशा खारा होता है। तो लैगून झील ऐसी झील होती हैं जो कि कभी पुराने टाइम पे समुद्र की वजह से बनी है, पर आज के टाइम पे वो समुद्र से जुड़ी हुई नहीं है, उससे अलग हो चुकी है, इसीलिए वो भी आज ज़मीन का पार्ट है। इसीलिए उसे तीसरा टाइप बोलते हैं हम पानी का ज़मीन पे, लैगून झीलें। ठीक है, तो जैसे उड़ीसा में भी है एक झील, चिल्का झील, वो भी क्या है, लैगून झील है, बहुत बड़ी झील है। ठीक है, तो खारे पानी की झील है वो। तो अधिकतर जो भी खारे पानी की झीलें आपको दिखती हैं वो अधिकतर लैगून झीलें ही होती हैं। तो समझ गए, हमें पानी के तीन टाइप पता चल गए। पहले तो वो सारे टाइप जो कि ज़मीन के ऊपर हैं, उसमें नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, सब कुछ आता है उसमें, उसे बोलते हैं धरातलीय जल, सरफेस वाटर। दूसरे टाइप का वाटर है जो ज़मीन के अंदर है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर, हिंदी में बोलेंगे भौम जल, यानी भूमि के अंदर है जो जल। ठीक है, तो ऐसा पानी जो ज़मीन के अंदर है वो हम कुओं से निकालते हैं, ट्यूबवेल से निकालते हैं, समरसेबल से निकालते हैं, तो ज़मीन के वाटर का यूज़ भी हम करते हैं। उसके बाद तीसरा ऐसा टाइप का वाटर है जो कि कभी समुद्र से ही बना है, पर वो आज के टाइम पे समुद्र से अलग हो चुका है, जिसे बोलते हैं लगून। समझ गए आप तीनों टाइप के पानी, बिल्कुल सिंपल है। जो ये लगून झीलें हैं ये मेनली केरला में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में बहुत पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो खेती आप देखते हो, कोकोनट वगैरह जो, उसके यूज़ में ये पानी बहुत आता है, तो कोकोनट वगैरह की खेती में बहुत हेल्पफुल है। तो लगून झीलों में मछली भी पकड़ते हैं लोग, ठीक है, वहाँ पे उनका पूरा व्यापार चलता है, काम धंधे उनके चलते हैं।
तो उड़ीसा में, केरला में और वेस्ट बंगाल में लगून झीलों का बहुत महत्व है, क्योंकि ये क्या है, समुद्र से दूर है। समुद्र से दूर अगर आपको बहुत बड़े एरिया में पानी मिलेगा तो आप वहाँ पे कुछ भी कर सकते हो ना। वही चीज़ आप समुद्र में अगर करोगे तो वहाँ पे मुश्किल होगी, क्योंकि मछली पकड़ना, ठीक है, आप कैसे वहाँ पे अपने हिसाब से चीज़ों को बनाओगे। पर अगर कोई झील है वहाँ पे चीज़ें बनाना आसान है, क्योंकि झील में ना तो लहरें उठती, ठीक है, ना इतना ज़्यादा पानी का बहाव होता, ठीक है। समुद्र में तो बहुत सारा पानी होता है, लहरें वगैरह बहुत ऊंची उठती रहती हैं, तो वहाँ पे इतना काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो लगून झील है वो बहुत हेल्पफुल है समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो मछली पकड़ते हैं, कुछ टाइप की खेती भी वो कर पाते हैं उससे। तो लगून झील बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 3 राज्यों के लिए मेनली, केरल, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। तो तीनों को आप याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये 3 टाइप हो गए हमारे पानी के। अब बात करते हैं पानी के यूज़ की। 2 ही जगह पे मेनली यूज़ होता है वाटर, पीने की बात नहीं कर रहे हैं, मेनली इंडस्ट्रीज़ की और खेती की, 2 चीज़ों की बात करेंगे सिर्फ। अब इंडस्ट्रीज़ में कौन सा पानी ज़्यादा यूज़ होता है और खेती में कौन सा यूज़ होता है। 2 टाइप के वाटर हैं। पहला कौन सा है, एक जो सरफेस पे मिले जैसे नदी, झील, झरने, तालाब, नहरें, इनका पानी। दूसरा है जो ज़मीन के नीचे से निकाला जाए। खेती में 92% वाटर अंडरग्राउंड वाटर यूज़ होता है। आप देखते हो ना खेतों में ट्यूबवेल्स लगे होते हैं, तो ज़मीन से नीचे से पानी निकालकर अधिकतर खेतों की सिंचाई यानी कि इरिगेशन की जाती है। अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में 5% अंडरग्राउंड वाटर यूज़ होता है, ठीक है, और 2% जो ऊपरी जल है यानी कि जो सरफेस वाटर है, नदी, झील, तालाब, इनका पानी है, वो यूज़ होता है। तो इंडस्ट्रीज़ में 5% तो अंडरग्राउंड वाटर यूज़ होता है और 2% जो है सरफेस वाटर यूज़ होता है। और अगर हम खेती की बात करें तो 92% वाटर जो है वो अंडरग्राउंड यूज़ होता है और 89% वाटर जो है वो सरफेस वाटर यूज़ होता है, यानी कि नदियों का, झीलों का, झरनों का, तालाबों का, इनका पानी खेती में यूज़ होता है। समझे। तो खेती में आप याद रखो 92% वाटर अंडरग्राउंड यूज़ होता है। तो अगर आपसे यहाँ से पूछे कि खेती में सबसे ज़्यादा कौन सा पानी यूज़ में लाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, अंडरग्राउंड वाटर यानी कि भौम जल, ठीक है। अगर आपसे पूछें उद्योगों में सबसे ज़्यादा कौन सा जल यूज़ में लाया जाता है, तो आप बताओगे इसमें भी भौम जल लाया जाता है, पर वो 5% है सिर्फ। अगर आपसे पूछें कि सबसे ज़्यादा किस उद्योग में अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ होता है, ऑप्शन क्या होंगे, खेती में, उद्योगों में या पीने में, तो आप क्या आंसर लगाओगे। इसका आंसर होगा खेती में, क्योंकि खेती में 92% पानी ज़मीन के अंदर से निकालकर यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ में 5% पानी यूज़ किया जाता है। आपको ये याद रखना है कि खेती में सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ होता है, यानी कि भौम जल का प्रयोग होता है। अब देखो आपकी हेडिंग है सिंचाई यानी कि इरिगेशन। अब सिंचाई क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल, खेतों में पानी देना ही है सिंचाई। अब सिंचाई की ज़रूरत है भारत में या नहीं है। देखो भारत एक ऐसा देश है जो कि सिर्फ मानसून पर डिपेंड करता था और अधिकतर हिस्सा भारत का सूखा ही है। देखो जो हमारा पूरा उत्तर भारत है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, नॉर्मल बारिश होती है, तो हम पूरे तरीके से खेती करने के लिए जो बारिश है उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। अब देखो आप पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली वाला एरिया है, उत्तर प्रदेश है, बिहार का आधा हिस्सा है, तो इस एरिया में क्या है, मेनली हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ये नीचे वाला पूरा एरिया, ठीक है, सारे एरिया में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सिर्फ बारिश से काम नहीं चल सकता। अगर बारिश पे हम डिपेंड रहेंगे तो सिर्फ एक ही टाइप की फसल हम उगा पाएंगे, तो हमारा प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए हमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है भारत में, क्योंकि कुछ एरिया तो ऐसा है जहाँ पे तो बारिश होती ही नहीं, जैसे राजस्थान जैसा एरिया है, वहाँ पे तो सिंचाई के बिना काम चल ही नहीं सकता था, ठीक है। और पंजाब, हरियाणा, इस एरिया में भी सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि पंजाब में नदी वगैरह बहुत ज़्यादा हैं पर बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो नदियों का पानी खेतों तक पहुंचाना था ना, तो वही तो है सिंचाई। जब हम नदी, झील, झरने, तालाब, किसी भी चीज़ का पानी अपने खेतों तक पहुंचाते हैं तो वही है इरिगेशन, वही है सिंचाई। तो भारत सरकार ने सिंचाई पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है शुरू से ही। तो जब हम आज़ाद हुए उसके बाद बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चलाए गए, तो सरकार ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया इरिगेशन पे। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया, यानी कि हरित क्रांति चलाई। अब हरित क्रांति में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत पैसा लगाया इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे। उन्हें पता था कि भारतीय किसानों को इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, उसके बिना खेती संभव नहीं है। इसीलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए, बहुत सारे बांध बनाए गए, जैसे कि हीराकुंड बांध है, सरदार सरोवर परियोजना है, तो ऐसी
बहुत सारी परियोजनाएं चलाई गई। आज आप देखते हो कि हर किसान के पास जो है पानी उपलब्ध है, प्रोवाइड है सबको पानी, ठीक है। तो सिंचाई की बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने की। इससे ज़्यादा हमें सिंचाई के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए थी कि सिंचाई है क्या। सिंचाई, इरिगेशन का मतलब है खेतों में पानी देना, और भारत जैसे देश को बहुत ज़रूरत है सिंचाई की। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ बनाई, बहुत सारे बांध बनाए, नदियाँ बनाई, नहरें बनाई, ठीक है। नदियों का पानी नहरों तक पहुँचाया, फिर नहरों का पानी छोटी नहरों तक पहुँचाया, फिर उसे खेतों तक पहुँचाया। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ इंडियन गवर्नमेंट ने की। उसके अलावा ट्यूबवेल्स लगाए गए। तो हरित क्रांति जब चलाई थी तो ट्यूबवेल्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए, और उन ट्यूबवेल्स का पानी आज खेतों में जाता है, आप सभी को पता है। तो जो ट्यूबवेल्स लगाते हैं उनसे कहाँ का पानी आता है? ज़मीन के नीचे से पानी आता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा खेती जो है भारत में वो भौम जल यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी वजह से होती है, क्योंकि सिंचाई में हम सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि ये बताओ भाई कि भारत में सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा किस साधन का प्रयोग होता है? तो आप बताओगे ट्यूबवेल्स का प्रयोग होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़मीन के नीचे का पानी है वही हम खेती में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपसे यहाँ पूछ सकते हैं कि इंडिया में इरिगेशन के लिए कौन सा पानी यूज़ होता है? तो आप बताओगे भाई जो ज़मीन के अंदर पानी है वो यूज़ होता है। अब जो सिंचाई हुई है इससे बहुत सारे किसानों को फ़ायदा हुआ, पर इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी पड़े। अब क्या हुआ देखो, जो पंजाब और हरियाणा वाला एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल्स यूज़ होते हैं, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन चला था उसमें खेती पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था इस एरिया में, क्योंकि ये प्लेन एरिया है, बहुत अच्छी यहाँ पे फसलें होती हैं। तो ट्यूबवेल्स का यूज़ इतना ज़्यादा हुआ कि जो ज़मीन का पानी था वो ख़त्म होने लगा। तो पंजाब हरियाणा वाले एरिया में जो वाटर लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का वो बहुत डाउन चला गया, ठीक है। अब वहाँ पे ट्यूबवेल लगाने के लिए बहुत गहरा खोदना पड़ता है। हम अपने घरों में जैसे टंकी भर के रखते हैं, तो ये अंडरग्राउंड वाटर भी तो भगवान की टंकी ही है, इसके अंदर से तो पानी निकालना है। तो इतना ज़्यादा पानी निकाला गया है पंजाब हरियाणा में कि वहाँ का जो वाटर लेवल है वो बहुत डाउन चला गया, ठीक है। और दिल्ली वाले एरिया में भी बहुत कम है वो। तो पंजाब हरियाणा दिल्ली वाली साइड में क्या हुआ, अंडरग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, जिसकी वजह से वाटर का जो लेवल है वो नीचे चला गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सिंचाई के दो नेगेटिव इम्पैक्ट भी बताओ। तो पहला तो यही है कि दिल्ली हरियाणा जैसे एरिया में क्या हुआ है, पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया। दूसरा इफेक्ट हुआ मेनली राजस्थान और महाराष्ट्र वाले एरिया में। देखो राजस्थान और महाराष्ट्र में क्या हुआ, जैसे ही जो ज़मीन का पानी था वो कम होने लगा, तो ज़मीन की जो मिट्टी थी उसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब फ्लोराइड बढ़ेगा तो जो फर्टिलिटी थी ज़मीन की वो ख़राब हो जाएगी। तो राजस्थान और महाराष्ट्र में बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे पानी कम होने की वजह से फ्लोराइड बढ़ गया है मिट्टी में, और फ्लोराइड बढ़ने की वजह से वहाँ पे खेती नहीं हो पा रही है, वो ज़मीन बंजर बनती जा रही है। तो दो प्रॉब्लम निकल के आई हमारी सिंचाई से। एक तो निकली है पंजाब हरियाणा वाले एरिया में, यहाँ पे क्या हुआ है, वाटर लेवल डाउन चला गया। दूसरी प्रॉब्लम निकली है राजस्थान और महाराष्ट्र वाले एरिया में, जहाँ पे वाटर लेवल तो डाउन गया है, उसके साथ साथ ज़मीन में फ्लोराइड बढ़ा है, और फ्लोराइड बढ़ने से ज़मीन बंजर होने वाली है, ठीक है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दो। तो दोनों आप याद रखना अच्छे से, स्टेट्स के नाम भी याद रखना। बिल्कुल सिंपल सा आपका चैप्टर है, कुछ नहीं इस चैप्टर में ज़्यादा, बिल्कुल सिंपल सी बातें आपको याद रखनी है। देखो अगला टॉपिक है हमारा जल प्रदूषण, यानी जो हमारा वाटर है वो कैसे खराब हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हमारा टॉपिक है। तो आपको बस यही बताना है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पोल्यूशन कैसे हो रहा है पानी में। अब सभी को पता है, देखो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके केमिकल वेस्ट, उनके बायो प्रोडक्ट्स, वो सारी चीज़ें पानी में आ रही है। नालियों का गंदा पानी, ठीक है, हमारा वेस्टेज सब कुछ कहाँ जा रहा है, नालियों में जा रहा है, नदियों में जा रहा है, नदियाँ ख़राब हो रही हैं। बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जो है पोल्यूशन फैल रहा है पानी में। तालाब, कुएँ, सारी चीज़ें सूख रही हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पानी कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से फ्लोराइड बढ़ रहा है, और ज़मीन की मिट्टी जो है वो भी ख़राब हो रही है। तो इतने सारी समस्याएं हैं हमारे पानी को लेकर। देखो लोगों को पीने तक का पानी नसीब नहीं होता, पानी में गंदगी बहुत फैल चुकी है, जो मिनरल्स पानी में पहले होते थे वो नहीं है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, केमिकल्स पानी में मिलते जा रहे हैं, तो जो क्वालिटी पानी की हुआ करती थी वो नहीं रही है। अब ये सारी समस्याएं हैं, समस्याएं ही पढ़नी है हमें पानी की क्या है। उसके अलावा कुछ एरिया तो ऐसा है जहाँ पे पानी की उपलब्धता है, और कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे एक बाल्टी पानी लाने के लिए भी
कई किलोमीटर दूर आदमियों को जाना पड़ता है और फिर भी पानी नसीब नहीं होता। तो ऐसी जगह भारत में ही है सिर्फ, ठीक है, पूरी दुनिया की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ हम भारत की बात कर रहे हैं। एक राज्य में तो कोई कमी नहीं है, वहाँ पे पानी वेस्ट करते हैं लोग, और एक राज्य में पीने के लिए भी पानी नहीं है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है हमारे देश में। जो पानी में पहले मिनरल्स हुआ करते थे वो चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, ठीक है, हमें मिनरल्स वाला पानी मिलता नहीं। देख लो विराट कोहली को भी वो मंगानी पड़ती है बोतल कहीं से। तो हमारा जो पानी है उसके मिनरल्स भी ख़त्म होते जा रहे हैं। इस चीज़ को तो मैंने खुद फील किया कि हमारे यहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। देखो मैं रहता हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली में क्या है, जो पानी हम पीते हैं सारा फिल्टर का, आरओ का पीते हैं, ठीक है, तो उस पानी में क्या है, बहुत ही कम मिनरल्स बचते हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल फ़िल्टर कर दिया जाता है। फ़िल्टर करे बिना पी नहीं सकते उसको हम, क्योंकि वो इतना गंदा होता है। मैं एक बार जम्मू कश्मीर गया था, हम वहाँ पे कुछ दिन रुके, तो यहाँ पे क्या था, मेरे गले में प्रॉब्लम थी। जब हम जम्मू कश्मीर गए तो वहाँ पे हमने डायरेक्ट नदी का पानी पिया था, चेनाब रिवर बह रही थी वहाँ पे जम्मू में। तो चेनाब रिवर का पानी जब हमने पिया, एक हफ्ते के अंदर जो गले की प्रॉब्लम थी ना वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो वो किस वजह से हुई, इतने अच्छे मिनरल्स वगैरह हैं उस पानी में, इस वजह से हुई। तो वहाँ के पानी में और यहाँ के पानी में दिन रात का अंतर। आप समझो इस बात को कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है पानी में। तो पानी के मिनरल्स भी ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि गंदगी फैलती है, उस गंदगी को साफ़ करने के लिए फ़िल्टर करना पड़ता है, फ़िल्टर करके पानी में कुछ नहीं बचता, ठीक है। हमारे शरीर के लिए भी मिनरल्स ज़रूरी होते हैं, हर चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जो आजकल कमियां बन रही हैं शरीर में, किसी को कैल्शियम की कमी है, किसी को किसी चीज़ की कमी है, ठीक है, दुनिया भर के मिनरल्स की कमी होती जा रही है। तो वो सारी चीज़ें पानी से ही हमें प्रोवाइड होती थी और पानी ही हमारा ख़राब होता जा रहा है, ठीक है। तो मिनरल्स की कमी पानी में देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने खुद फील की है कि पानी की क्वालिटी आज के टाइम पे बहुत ख़राब हो चुकी है। तो इस टॉपिक में आपको बस यही बताना था कि जल की समस्याएं क्या है, यानी पानी को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो आपको यही बातें बतानी है कि लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिलता, पोल्यूशन फैल रहा है, बहुत सारे केमिकल्स मिल गए हैं, जो उनके मिनरल्स होते थे पानी के अंदर वो मिनरल्स ख़त्म होते जा रहे हैं। पानी के जो संसाधन थे जैसे कि तालाब थे, कुएँ थे, ये चीज़ें सूखती जा रही हैं, ज़मीन में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो ये सारी पानी की समस्याएं हैं। अब अगर ये सारी समस्याएं हैं तो अगला टॉपिक क्या बनेगा, यही बनेगा ना कि पानी के प्रदूषण को कैसे रोका जाए, वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा यही है कि जो पानी की समस्याएं हैं उनको कैसे रोका जाए। अब आप खुद सोचो कैसे रोक सकते हो आप। सबसे पहली बात तो जो चीज़ें हमने अभी समझी उनको अगर हम ख़त्म कर दें या कम कर दें तो पानी का पोल्यूशन अपने आप रुक जाएगा। मैंने आपको भी एग्जांपल बताया कि जम्मू कश्मीर में तो पानी अच्छा है डायरेक्ट नदियों का, फिर वो इधर नीचे आते आते कैसे ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, पता नहीं किस किस चीज़ का पानी आकर मिला, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ा, इस वजह से वो ख़राब हो रहा है दिल्ली तक आते आते। तो सिंपल सी बात यह है कि पानी तो आज भी अच्छा होगा अगर उसके पोल्यूशन को हम रोक दें तो सबसे पहली बात है वाटर पोल्यूशन को रोकना होगा। दूसरी बात, पानी को बचाना होगा, वाटर का कंजर्वेशन करना होगा, हमें पानी को रिसाइकिल करना होगा, यानी कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। अगर हम एक पानी को नहाने में यूज़ करते हैं तो उस पानी को हम नालियों में ऐसे ही वेस्ट हो जाता है हमारा सारा पानी, तो उस पानी को हम अपनी कार धोने में भी यूज़ कर सकते हैं, पेड़ पौधों में डालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें वाटर को रिसाइकिल करना है, वाटर को ख़राब नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अभी तो हम अपनी लाइफ निकाल लेंगे, पर जो आने वाली पीढ़ी होंगी ना उनके पास पीने तक का पानी नहीं होगा, ठीक है। जैसी सिचुएशन कुछ एरिया में आज भी है भारत के, वैसी सिचुएशन हर एक एरिया में होगी भारत के। जहाँ पे आपको भर भर के पानी मिल रहा है ना, आपको लगता होगा कि यहाँ तो पानी की कमी ही नहीं है, नदी है, ये है, वो है, तो ये चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी आने वाले टाइम पे। तो हमें पानी को बचा के चलना होगा। तो देखो यही चीज़ आपको बतानी है कि जो केमिकल्स होते हैं उनको रोकना होगा, पोल्यूशन फैलने से रोकना होगा, पानी को रिसाइकल करना होगा, पानी को रीयूज़ करना होगा, लोगों को हमें जागरूक बनाना होगा, यानी कि उन्हें एजुकेशन देनी होगी कि पानी को कैसे बचाया जाए और पानी बचाना क्यों ज़रूरी है। तभी तो आपकी बुक में दे रखी हैं चीज़ें, ताकि आप चीज़ों को समझो, आने वाले टाइम पे कितनी दिक्कत हो सकती है उन चीज़ों को आप समझ सको। तो हमें लोगों को जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ने का एक उद्देश्य ये भी तो होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो आप क्या करना, आज से पानी को वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। और देखो जो ज़मीन के नीचे पानी है उसमें हमें अपनी ज़मीन में फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, हैवी मेटल्स, इन चीज़ों को जमने से रोकना होगा। ऐसे ही हम पोल्यूशन फैलाते जा रहे हैं, प्लास्टिक वगैरह क्या क्या फैलाते हैं, उससे हमारे जो ज़मीन के नीचे का पानी है वो भी गंदा होता है। तो इन चीज़ों के यूज़ पे भी हमें बैन लगाना होगा, इन चीज़ों का यूज़ भी कम करना होगा, ठीक है। चीज़ें कम हो भी रही हैं, गवर्नमेंट भी एफर्ट डालती है, जैसे कि अभी पॉलीथीन बैन हुई थी, ठीक है, उससे पोल्यूशन कम ही होगा।
तो हमें हर चीज़ पे ध्यान देना होगा और पानी के पोल्यूशन को कम करना हो। अगर आप थोड़ा सा भी नेचर के साथ चलोगे ना तो वो चीज़ें पुराने जैसी बिल्कुल हो सकती हैं जैसी वो पहले हुआ करती थी। इसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। एक कहानी दे रखी है रिटायर फौजी की। महाराष्ट्र में एक गाँव था रोलेगन सिद्धि। तो रोलेगन सिद्धि गाँव में एक फौजी था रिटायर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में जो है पानी को लाने की दोबारा सोची कि जैसे मैं बचपन में देखता था कि हमारे गांव के तालाब भरे रहते थे, तो उन चीज़ों को मैं दोबारा लेके आऊँगा। उन्होंने क्या किया, अपने गांव के लड़कों को इकट्ठा किया और अपना एक ग्रुप बनाया जिसे बोलते थे वो तरुण सभा, जो कि पानी को बचाने का काम करती थी। तो उन लोगों ने मिलके दोबारा से जो वहाँ पे गंदगी फैल गई थी, ठीक है, पानी जो है ख़राब हो गया था, तालाब जो है वो भर गए थे, ठीक है, गंदे पड़े थे, उन सबको साफ़ किया और उनकी मेहनत रंग लाई। और कुछ सालों में क्या हुआ, जैसा बचपन में होता था उनके वैसा ही दोबारा से होने लगा और उनके गांव में और उनके गांव के आसपास 7 तालाबों में पानी भर गया दोबारा से, ठीक है। बारिश हुई, पानी आया, अगर साफ़ सफाई होगी, अच्छे से रास्ते होंगे पानी आने के, तो दोबारा से वो तालाब भर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी पानी सूख जाता है या कुछ हो जाता है किसी एरिया में, तो वहाँ पे आप भी एफर्ट डाल के ये चीज़ें कर सकते हो। आपकी बुक में बताया गया है। तो आपकी बुक में कहानी कहाँ की है, महाराष्ट्र की रोलेगन सिद्धि गांव की। एक रिटायर फौजी ने क्या कर दिखाया, 7 तालाबों में दोबारा से पानी भर दिखाया, ठीक है। और भी आगे वो उस चीज़ में लगे हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा ग्रुप ही बना लिया, वो पानी को बचाते हैं। तो पानी को बचाना, नदियों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है और अगर हम एफर्ट करते हैं तो वो चीज़ें होती भी हैं। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये, बिल्कुल आप नेचर के साथ चलो तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अब देखो आपकी बुक में एक हेडिंग दे रखी है, जल संभर प्रबंधन। आपको ये पढ़ के लगा होगा पता नहीं क्या है जल संभर प्रबंधन, कुछ नहीं है, इंग्लिश में आपको बता दूंगा ना तो आप सोचोगे यार इतना ईजी था। इसका मतलब है वाटर मैनेजमेंट, यानी कि पानी को हमें मैनेज करके बचाना है, उसे कंजर्व करना है। जल संभर प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट, तो इसका मतलब क्या है, पानी को रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो, अच्छे से यूज़ करो, ज़्यादा पानी वेस्ट मत करो, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचाओ, पोल्यूशन मत फैलाओ, ठीक है, अच्छे से पानी को यूज़ करो, यही है इसका मतलब। तो जल संभर प्रबंधन अगर आपसे पूछते हैं तो आप यही बता देना सारी बातें कि हमें पानी को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे उसे बचाना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश में तो वाटर मैनेजमेंट पूछेंगे, हिंदी में पूछ सकते हैं जल संभर प्रबंधन। तो आप इसका मतलब यही बताओगे कि पानी को कैसे बचाना है, पानी को कैसे स्मार्टली यूज़ करना है, कैसे उसे कंजर्व करना है। लगभग आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बस आपको कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स पता होनी चाहिए अब, जो गवर्नमेंट ने पानी को बचाने के लिए या इन्वायरमेंट को बचाने के लिए निकाली है। देखो, सबसे पहले 1974 में यानी 1974 में प्रदूषण निवारण अधिनियम लाया गया था, जिसमें कि पोल्यूशन को कम करने की बात की गई थी और पानी को बचाने की भी बात की गई थी। तो पहला है 1974 में। दूसरा आया था 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे गवर्नमेंट ने। तो पहला 1974 में, दूसरा 1986 में। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी, ये आई थी 2002 में। और अभी जब मोदी गवर्नमेंट आई 2015-16 में भी एक पानी को बचाने के लिए अभियान चलाया गया जिसका नाम है जल क्रांति अभियान, ठीक है। तो आपको ये 4 अच्छे से याद रखने हैं। उसके अलावा लोकल लेवल पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी कुछ अभियान चलाए, उनके भी आपको 3 नाम दे रखे, वो 3 नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसमें पहला है हरियाली, दूसरा है नीरू मीरू, ठीक है, नीर का मतलब पानी होता है ना, तो वो इस तरीके से बच्चों को बताने के लिए कार्टून की तरह वहाँ पे बहुत जागरूकता फैलाई गई थी। तो नीरू मीरू आंध्र प्रदेश में हुआ था ये। तीसरा है अरवारी पानी संसद, ठीक है, पानी बोलते हैं राजस्थान में, तो ये राजस्थान की अलवर नाम की जगह पे शुरू हुई थी ये चीज़, तो अरवारी पानी संसद, ठीक है। तो 3 है कौन सी लोकल लेवल पे, हरियाली, उसके अलावा नीरू मीरू, उसके अलावा अरवारी पानी संसद, ठीक है। लोकल लेवल पे बहुत सक्सेसफुल पानी को बचाने के अभियान हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पानी का मैनेजमेंट किया गया। तो गवर्नमेंट की भी 4 स्कीम है और 3 लोकल लेवल पे स्कीम है, इनको आप याद कर लेना। बस यही याद करने वाली चीज़ थी इस चैप्टर में, बाकी तो सारी समझने वाली चीज़ थी। पानी क्या है, पानी में पोल्यूशन कैसे कैसे फैला और आप पानी को बचा कैसे सकते हो, बस यही था इस मेन चैप्टर की थीम। तो पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करना, क्योंकि उसी से आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे। तो वीडियोस को लाइक करते रहो और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो।
अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।